हेलो दोस्तों, मैं मन्नू कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th का वीडियो लेक्चर नंबर 11 मोल कंसेप्ट में मिल रहा हूं। जल्द ही मोल कंसेप्ट का ये फर्स्ट पार्ट समाप्त हो जाएगा। संभवतः आज ही समाप्त हो जाना चाहिए फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मोल्स देख रहे हैं सॉलिड के लिए। मोल हम लोग 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। एक देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल सॉलिड के लिए, दूसरा देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल लिक्विड के लिए, और तीसरा देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल गैसेस के लिए। तो ज़रा ध्यान दीजिए, हमने पीछे क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको आज का क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो दोस्त अपने चैनल पे नए आ रहे हैं क्लास 11th के, वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन में ऑल को दबा देंगे, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करें, वीडियो को मन लगा के पूरा देखें। तो चलिए हम आज का क्लास शुरुआत कर रहे हैं। पीछे क्लास में एक लेक्चर था, एक वीडियो था, क्वेश्चन दिए थे पीछे क्लास में एक, कि प्लांट वायरस इज फॉर्म टू कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल पार्टिकल ऑफ 150 एंगस्ट्रम इन डायमीटर एंड 5000 एंगस्ट्रम लॉन्ग। कोई प्लांट वायरस है जो यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल पार्टिकल से बना है। ए प्लांट वायरस इज फॉर्म टू कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल पार्टिकल। कंसिस्ट मतलब बने होते हैं, कंसिस्ट मतलब बने होते हैं, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंड्रिकल पार्टिकल यानी सिलेंडर के जैसा है। तो एक प्लांट वायरस है जो यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल पार्टिकल से बना है, जो वायरस का डायमीटर है 150 एंगस्ट्रम, 150 एंगस्ट्रम इन डायमीटर एंड 5000 एंगस्ट्रम लॉन्ग। और जो वायरस है उसका डायमीटर है 150 एंगस्ट्रम और वो लॉन्ग है कितना, 5000 एंगस्ट्रम। बोलता है द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वायरस इज 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। स्पेसिफिक वॉल्यूम वायरस का दिया है 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। इफ वायरस इज कंसिडर्ड टू बी ए सिंगल पार्टिकल, अगर वायरस को कंसिडर किया गया सिंगल पार्टिकल तो फाइंड इट्स मोलर मास। तो बताइए उसका मोलर मास क्या होगा, मोलर मास चाहिए। तो जरा ध्यान दो, मोलर मास हम लोग सीखे हैं कि मोलर मास बराबर बताएं थे 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू स्मॉल एम, जहाँ पे स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ सिंगल पार्टिकल। मोलर मास को सूचित करते हैं कैपिटल एम से। कैपिटल एम बराबर 6.023 गुना 10⁻23 इंटू स्मॉल एम। ठीक, स्मॉल एम मास है सिंगल पार्टिकल का। तो अपना पार्टिकल जो है वो कौन है, वायरस। लिखा है क्वेश्चन में, इफ वायरस इज कंसिडर्ड टू बी ए सिंगल पार्टिकल, अगर वो वायरस सिंगल पार्टिकल है तो उसका मोलर मास क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, मोलर मास ऑफ वायरस बराबर बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ वायरस बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू स्मॉल एम मास ऑफ सिंगल वायरस, मास ऑफ सिंगल वायरस, वायरस का सिंगल वायरस का मास। तो अपने को सिंगल वायरस का मास नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ पता है, वायरस कैसा है। तो वायरस जो है वो सिलेंड्रिकल है, ठीक, जिसका डायमीटर है कितना, 150 एंगस्ट्रम, और वो लॉन्ग है कितना, 5000 एंगस्ट्रम। यानी अपना वायरस सिलेंड्रिकल है कुछ इस तरह का। जरा ध्यान दो, अपना वायरस कुछ इस तरह का है। ये एक सिलेंड्रिकल जैसा शेप बना रहा हूँ, अपना वायरस कुछ इस तरह का है, और ये इसका डायमीटर है, डायमीटर d, और ये इसका लेंथ है l। तो डायमीटर क्वेश्चन के अनुसार अपने वायरस का क्या दिया है, तो अपने वायरस का डायमीटर है 150 एंगस्ट्रम। अगर डायमीटर 150 एंगस्ट्रम है
और हम अगर इसका रेडियस पूछें, रेडियस यानी त्रिज्या, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो r बराबर क्या लिखेंगे, d/2। तो r बराबर d कितना, 150 एंगस्ट्रम बाई 2 यानी कितना, 75 एंगस्ट्रम। यानी रेडियस आ गया वायरस का कितना, 75 एंगस्ट्रम। 75 एंगस्ट्रम, तो रेडियस को सेंटीमीटर में बदल देता है। तो 75 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में बताए हैं बेसिक कैलकुलेशन में। तो 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, तो 75 एंगस्ट्रम बराबर 75 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। यानी वायरस का रेडियस निकल गया। वायरस का डायमीटर दिया था, डायमीटर से रेडियस निकाल लिए, क्योंकि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। ठीक, तो डायमीटर था 150 एंगस्ट्रम, तो 150 एंगस्ट्रम बाई 2 यानी 75 एंगस्ट्रम। इसको सेंटीमीटर में बदल दिया एंगस्ट्रम को, तो रेडियस हो गया 75 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब वायरस का लेंथ दिया था, लेंथ था 5000 एंगस्ट्रम, तो इस लेंथ को भी सेंटीमीटर में बदल देता है। तो 5000 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ये भी हो गया 5000 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो वायरस का रेडियस है, लेंथ है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है वायरस का, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वायरस बराबर कितना, तो 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम स्पेसिफिक वॉल्यूम वायरस का। तो अगर वायरस का स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है तो हम डेंसिटी निकाल लेते हैं। डेंसिटी ऑफ वायरस बराबर बोलेंगे 1 स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वायरस। ध्यान रखना कि डेंसिटी ऑफ वायरस बराबर लिख देंगे 1 स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वायरस। तो जरा ध्यान दो, डेंसिटी ऑफ वायरस, डेंसिटी ऑफ वायरस बराबर 1 स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना, तो 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। ये डेसिमल हटा दो, डबल जीरो दे दो, काट दो, 25 या 75, 25 चौका 100। यानी डेंसिटी ऑफ वायरस, डेंसिटी ऑफ वायरस बराबर कितना होगा बताओ, 4/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी डेंसिटी ऑफ वायरस हुआ 4/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जरा ध्यान दो, अब बोलेगा ये सब काम क्यों कर रहे हैं, तो हमें मास ऑफ सिंगल वायरस चाहिए इसके लिए। क्यों, क्योंकि याद करो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में ये सब बात बताया है कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम होता है। तो ध्यान से सुनो, डेंसिटी ऑफ वायरस बराबर क्या बोलेंगे, मास ऑफ वायरस बाय वॉल्यूम ऑफ वायरस। मास ऑफ वायरस बाय वॉल्यूम ऑफ वायरस, डेंसिटी ऑफ वायरस बराबर, यानी डेंसिटी ऑफ वायरस बराबर मास ऑफ वायरस बाय वॉल्यूम ऑफ वायरस। तो आपको तो यही चाहिए मास ऑफ सिंगल वायरस। तो अगर मास ऑफ सिंगल वायरस चाहिए तो मास ऑफ सिंगल वायरस बराबर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिंगल वायरस इंटू डेंसिटी। हाँ है ना, मास ऑफ सिंगल वायरस बराबर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिंगल वायरस इंटू डेंसिटी। फटाफट निकाल लेंगे, ध्यान दो, मास ऑफ सिंगल वायरस जो नहीं पता वो निकाल लेंगे। मास ऑफ सिंगल वायरस, सिंगल वायरस बराबर वॉल्यूम ऑफ सिंगल वायरस, वॉल्यूम ऑफ सिंगल वायरस इंटू डेंसिटी ऑफ सिंगल वायरस। ध्यान दो, मास ऑफ सिंगल वायरस बराबर वॉल्यूम ऑफ सिंगल वायरस इंटू डेंसिटी ऑफ सिंगल वायरस। जरा ध्यान दो, मास ऑफ सिंगल वायरस बराबर वॉल्यूम ऑफ सिंगल वायरस इंटू डेंसिटी ऑफ सिंगल वायरस। तो अपना वायरस कैसा है, सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम क्या होता है, तो πr² h या πr² l बोलो, लेंथ लो चाहे हाइट लो। तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल वायरस, तो अपना वायरस सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल का जो वॉल्यूम होगा वही सिंगल वायरस का वॉल्यूम होगा। और सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² h बोलो या πr² l बोलो, बेलन का आयतन। तो यहाँ दे देंगे वॉल्यूम ऑफ सिंगल वायरस में πr² l इंटू डेंसिटी ऑफ सिंगल वायरस। तो डेंसिटी ऑफ सिंगल वायरस है मेरे पास 4/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया कि नहीं, तो यही हो जाएगा मास ऑफ सिंगल वायरस। यानी तुम्हारा जो मास ऑफ सिंगल वायरस है वो निकल गया है। इस मास ऑफ सिंगल वायरस को 6.023 से गुना कर देंगे तो वही मोलर मास हो जाएगा। तो फाइनली हम मोलर मास निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ मैं जो भी कर रहा हूँ मिटा रहा हूँ इसको, ध्यान दो फटाफट। अब देखो गौर से, मोलर मास ऑफ वायरस, मोलर
मास ऑफ वायरस बराबर 6.023 गुना 10⁻23 गुना मास ऑफ सिंगल वायरस। तो मास ऑफ सिंगल वायरस में वॉल्यूम ऑफ सिंगल वायरस, तो सिंगल वायरस का वॉल्यूम, तो अपना वायरस सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम हो जाएगा πr² इंटू डेंसिटी ऑफ सिंगल वायरस। तो डेंसिटी ऑफ सिंगल वायरस क्या हो जाएगा 4/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बस इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा डाटा लगाना है। ध्यान रखना कि ये जो टर्म है πr² इंटू 4/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही मास आया है सिंगल वायरस का, इस बात को ध्यान रखना। तो जरा ध्यान दो, मोलर मास ऑफ वायरस, अब सारा वैल्यू को पुट करेंगे। मोलर मास ऑफ वायरस बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 r²। तो r बराबर है 75 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, तो r² है तो 75 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू l कितना दे देंगे, तो देखो 5000 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 5000 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर -8 सेंटीमीटर इंटू ध्यान दो 4/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इस सब को सॉल्व करना, थोड़ा लगेगा कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन कैलकुलेशन करना है इसको। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करेगा सब लोग। मैं आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। आंसर इसका आना चाहिए 7.09 इंटू 10⁻³ ग्राम, यानी मोलर मास आ जाएगा वायरस का 7.09 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब कटिए जाएगा, बचेगा ग्राम। तो मोलर मास आ जाएगा वायरस का 7.09 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। थोड़ा ध्यान दो, एक क्वेश्चन दिया हूँ बोर्ड पर, विच हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। आपके सामने में 4 ऑप्शन है, बोलता है बताइए इस चारों में से किसके पास ऑक्सीजन एटम का संख्या लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा है। विच हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। क्वेश्चन ए देखो, फर्स्ट में ए में 0.2 मोल ऑफ CuSO4 इंटू 5H2O। क्वेश्चन है विच हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, किस में ऑक्सीजन एटम लार्जेस्ट है। तो ए में है 0.2 मोल ऑफ CuSO4 इंटू 5H2O। तो जरा गौर से देखो, CuSO4 इंटू 5H2O, इसके 1 मोल में ऑक्सीजन का एटम कितना है 1 मोल में। तो देखो इसके 1 मोल में कॉपर का एटम है 1, बताएं ऐसा कंसेप्ट वाला पहले क्वेश्चन। सल्फर का है 1, ऑक्सीजन का 4 है यहाँ पर और 5 है यहाँ पर, यानी टोटल कितना 9। यानी 1 मोल CuSO4 इंटू 5H2O में कॉपर का 1 मोल है, सल्फर का 1 मोल है, ऑक्सीजन का 4 और 5 कितना है 9 मोल। यानी CuSO4 इंटू 5H2O में कितना मोल है, तो 9 मोल ऑक्सीजन एटम। 1 मोल CuSO4 इंटू 5H2O में क्या है 9 मोल ऑक्सीजन एटम। तो ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान देकर समझेगा। CuSO4 इंटू 5H2O में 1 मोल कॉपर है, 1 मोल सल्फर है, 4 और 5 9 मोल ऑक्सीजन है और 10 मोल हाइड्रोजन है। तो तुम्हें चाहिए ऑक्सीजन का एटम, तो बाकी से मतलब नहीं रखना है। तो अगर 1 मोल में 9 मोल ऑक्सीजन एटम है, अगर 1 मोल में 9 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पर कितना मोल दिया है 0.2 मोल। तो अगर 1 मोल में 9 मोल ऑक्सीजन एटम है तो 2 मोल में कितना होगा 18, 3 मोल में कितना होगा 27, अगर 1 में 9 है तो 2 में हो जाएगा 18, 3 में 27, तो 0.2 मोल में कितना, तो 0.2 मोल में हो जाएगा 9 इंटू 0.2, यानी कितना 1.8 मोल ऑक्सीजन एटम। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन डिमांड किया था, एक बच्चा बोला कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं बताएं सर, कि मोल से मोल रिलेशन कैसे निकाल दे फटाफट। कि 1 मोल CuSO4 इंटू 5H2O में 9 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो 0.2 मोल में कितना, तो 0.2 मोल में हो जाएगा 1.8 मोल ऑक्सीजन एटम, ऑप्शन ए में। अब ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन बी को ऑप्शन बी को देखो 0.15 मोल ऑफ
Na2CO3 इंटू 10H2O। तो जरा ध्यान दो, Na2CO3 इंटू 10H2O में ऑक्सीजन 1 मोल में कितना है? 1 मोल Na2CO3 इंटू 10H2O में ऑक्सीजन। तो 1 मोल Na2CO3 इंटू 10H2O में सोडियम है 2 मोल, कार्बन है 1 मोल, ऑक्सीजन 3 यहाँ पे 10 यहाँ पे, तो 10 3 13 मोल, हाइड्रोजन 10 दूनी 20 मोल। यानी 1 मोल Na2CO3 इंटू 10H2O में ऑक्सीजन अगर पूछेगा तो 3 यहाँ पे 10 यहाँ पे, यानी कितना 13 मोल ऑक्सीजन एटम 1 मोल में। 1 मोल Na2CO3 इंटू 10H2O में कितना मोल हुआ? 13 मोल ऑक्सीजन एटम, समझेगा। 1 मोल में 13 मोल है तो 2 मोल में कितना होगा? 26, 3 मोल में कितना होगा? 39, 4 मोल में कितना होगा? 52, तो 0.15 मोल में कितना? तो 0.15 मोल बराबर 13 इंटू 0.15 मोल ऑक्सीजन एटम। गुना कर देगा 13 को 0.15 से, जल्दी गुना करो। इस दोनों को गुना करेंगे तो 1.95 मोल ऑक्सीजन एटम, यानी 0.15 मोल Na2CO3 इंटू 10H2O में ऑक्सीजन का एटम हो जाएगा 1.95 मोल। सी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान देके सीख लेना है, इस तरह का क्वेश्चन बनना चाहिए। 0.1 मोल K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3, सॉरी Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। तो ज़रा ध्यान दो, फटाफट सीखो कि ये K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। देखो फटाफट, अगर इसका 1 मोल है तो 1 मोल में पोटेशियम कितना हुआ? 2 मोल, सल्फर कितना हुआ? तो 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, होल 3 है यानी 3 सल्फर है, तो 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे, यानी कितना? 4 मोल सल्फर। ऑक्सीजन देखो 4 यहाँ पे है और 4 तिया 12, तो 4 यहाँ पे और 4 तिया 12 हुआ ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 12 4 16 और 24 यहाँ पे, तो 16 24 कितना हो गया? 40। 16 और 24 देखना है तो कितना हो गया? 40। तो यानी 1 मोल K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O में कितना मोल ऑक्सीजन एटम? तो 40 मोल ऑक्सीजन एटम, 40 मोल ऑक्सीजन एटम। तो अगर 1 मोल K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O में 40 मोल ऑक्सीजन एटम, तो 2 मोल में कितना होगा? 80, 3 मोल में कितना होगा? 120, 4 मोल में कितना होगा? 160। तो तुम्हारे पास 0.1 मोल दिया है, तो 0.1 मोल में सोच लो, 0.1 मोल में, तो 0.1 मोल में कितना? 40 इंटू 0.1, यानी कितना? 4 मोल ऑक्सीजन एटम। क्योंकि ये डेसिमल हटाएगा तो 0 यहाँ देगा, ये कट जाएगा, 4 मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएगा, यानी सी हो गया। डी देखो, डी में है 0.2 मोल ऑफ CaCO3 इंटू 3Ca3PO4 का होल 2। तो ज़रा सोचो गौर से, CaCO3 इंटू 3Ca3PO4 के होल 2 में ऑक्सीजन का एटम। तो मान लो अगर इसका 1 मोल है, एकदम ध्यान से सीखना है, 1 मोल है तो 1 मोल में कैल्शियम कितना हो जाएगा? 1, यहाँ पे 3 तिया 9, तो 9 1 कितना? 10, यानी 1 मोल CaCO3 इंटू 3Ca3PO4 का होल 3 में हो जाएगा आपको कैल्शियम का एटम 10 मोल कैल्शियम एटम। कार्बन कितना हो जाएगा? तो गौर से देखो, कार्बन हो जाएगा 1 मोल। हमें ऑक्सीजन निकालना है, तो ऑक्सीजन कितना? तो 3 यहाँ पे हुआ, 3 यहाँ पे, ज़रा ध्यान देके देखना, 3 यहाँ पे। अब ज़रा गौर से देखो, मैं कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, कैलकुलेट करना। देखो 4 तिया 12, तो ये 12 हुआ, 1 में यहाँ पर 3 है, तो 12 तिया 36 हो गया ऑक्सीजन। फिर से देख लो, यहाँ था ओरिजिनली में 3, तो अभी देखे 1 में कितना ऑक्सीजन? 12, तो यहाँ 3 था, होल 3 था लगा हुआ, तो ये 12 तिया कितना हो गया? 36 और 3 यहाँ पे कितना? 39, यानी 1 मोल CaCO3 इंटू 3Ca3PO4 का होल 3 में कितना? तो 39 मोल ऑक्सीजन एटम। फिर से समझ लो, 39 मोल ऑक्सीजन एटम। कितना मोल? जरा गौर से देखो, 39 मोल ऑक्सीजन एटम। तो कितना मोल दिया है? 0.2 मोल। तो हम लोग फटाफट निकाल लेंगे 0.2 मोल में,
तो कितना बोलेंगे 0.2 इंटू 39, 39 दूनी 78, यानी 7.8 मोल ऑक्सीजन एटम, 7.8 मोल ऑक्सीजन एटम। एकदम सिंपल क्वेश्चन, 7.8 मोल ऑक्सीजन एटम। तो अब जरा देखो सबका आंसर चेक करना है कि किसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। तो ए में आया है, ध्यान दो, ए में आया है 1.8 मोल आंसर। बी में कितना आया है देख लो गौर से, बी में आया है 1.95 मोल। सी में कितना आया है देख लो, सी में आया है 4 मोल, 4 मोल। और डी में कितना आया है 7.8 मोल, डी में 7.8 मोल। तो अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा डी का, यानी 0.2 मोल CaCO3 इंटू 3Ca3PO4 का होल 2 में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का आइटम है कितना, तो 7.8 मोल। तो इसमें से कोई भी निकालने बोलता वो हम निकाल सकते थे, ठीक, कोई भी निकालने बोलता वो निकाल सकते थे। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको घर से भी बनाने दे देता हूँ, इसी में चेंज करके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलो ध्यान दो, मैं इसी में बदल देता हूँ, विच हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसी क्वेश्चन में बदल देता हूँ। आपको हाइड्रोजन का आइटम निकालना है, क्योंकि देख लो हाइड्रोजन सब में है, हाइड्रोजन सब में है, लेकिन लास्ट वाला में हाइड्रोजन नहीं है। तो लास्ट वाला में हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्वेश्चन में बदल देता हूँ, लास्ट वाला में हाइड्रोजन एटम में लगा देता हूँ। 0.2 मोल ऑफ FeSO4 इंटू NH4 का होल 2 SO4 इंटू 6 H2O। अब आ गया ना हाइड्रोजन एटम, तो ये आपको बना के लाना है घर से, ठीक। ये घर से अपना होमवर्क हो गया कि किस में हाइड्रोजन का आइटम लार्जेस्ट है, ये आपको क्वेश्चन घर से बनाना है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए घर से बनाने के लिए, घर से बनाने के लिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हाइड्रोजन का आइटम किस में लार्जेस्ट है निकाल के लाना है। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसके पास लार्जेस्ट है। पीछे वाले क्वेश्चन में किसके पास लार्जेस्ट ऑक्सीजन एटम पूछा था, फिर एक होमवर्क दिए कि निकालना है किसके पास हाइड्रोजन एटम लार्जेस्ट है उसी में। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विच हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके पास इलेक्ट्रॉन लार्जेस्ट है, तो निकाल लेंगे फटाफट। पहले ऑप्शन ए देखो क्या है, 0.5 मोल ऑफ H2O। तो ज़रा गौर से देखो, H2O में गौर से देखो, प्रोटॉन एक हाइड्रोजन के पास एक, तो 2 हाइड्रोजन पास 2, एक ऑक्सीजन के पास 8, क्योंकि प्रोटॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर का, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन। न्यूट्रल स्पेसीज है इसलिए जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितना 10। तो सोचो, ध्यान देके समझना है कि 1 मोल H2O में कितना इलेक्ट्रॉन है 10 मोल। तो समझा देंगे कि 1 मोल H2O में कितना इलेक्ट्रॉन है 10 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल में कितना है 10 मोल इलेक्ट्रॉन, सीधी भाषा में कि 1 मोल H2O में 10 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मोल H2O में कितना 20 मोल, 3 मोल H2O में कितना 30 मोल, तो 0.5 मोल में कितना, तो ज़रा ध्यान देके सीख लो। 0.5 मोल में तो सीधा लिखेंगे 10 इंटू 0.5 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कितना 10 बचे 50, 5 मोल इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी 0.5 मोल ऑफ CO3 2 माइनस, 0.5 मोल ऑफ CO3 2 माइनस। तो ज़रा ध्यान दो, CO3 2 माइनस में प्रोटॉन, एक कार्बन के पास 6, एक ऑक्सीजन के पास 8, तो 3 के पास 24, कितना 30 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखना है, ज़रा ध्यान दो, अगर न्यूट्रल स्पेसीज रहता तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रल नहीं है, निगेटिव चार्ज स्पेसीज है, माइनस है। तो मैंने बताया था कि एनाइन के केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से बढ़ जाता है, और केटाइन के केस में इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, किससे, प्रोटॉन से। फिर से याद करो, जब भी माइनस चार्ज होगा स्पेसीज के ऊपर लगा हुआ तो इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा होगा, किससे, प्रोटॉन से। लेकिन प्लस चार्ज लगा हुआ स्पेसीज के ऊपर तब फिर इलेक्ट्रॉन घट जाएगा और प्रोटॉन बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, किससे, प्रोटॉन से। कितना माइनस है, 2 माइनस, तो 2 बढ़ा दो, तो 30 में 2 जोड़ दो, कितना 32 इलेक्ट्रॉन। तो यानी समझा देंगे कि 1 मोल CO3 2 माइनस के पास 32 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल CO3 2 माइनस के पास कितना मोल इलेक्ट्रॉन, 32 मोल इलेक्ट्रॉन एक के पास। तो 2 के पास कितना 64 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 के पास कितना
तो ध्यान दो 32 तिया कर देंगे, 32 तिया जो भी आएगा उतना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, 96 मोल हो जाएगा। अगर एक में है 32 मोल तो 2 मोल में कितना, 2 गुना 32, 3 में कितना, 3 गुना 32, तो तुम्हारे पास 0.5 मोल है, तो 0.5 मोल में कितना, तो 32 गुना 0.5 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 32 गुना 0.5 मोल कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, ध्यान दो 5 या 15 1 16, एक अंक बाद दशमलव दे दिए, यानी कितना आ गया 16 मोल इलेक्ट्रॉन। किस में, 0.5 मोल CO3 2 में, ऑप्शन बी में। अब जरा देखो गौर से ऑप्शन सी, हर बच्चे चाहे तो तुम खुद से भी निकाल सकते हो। अब 1 मोल ऑफ NH4 प्लस, तो जरा देखो NH4 प्लस में प्रोटॉन, तो एक नाइट्रोजन के पास 7, एक हाइड्रोजन के पास 1, तो 4 हाइड्रोजन के पास 4, तो 7 4 कितना 11 इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था कि अगर माइनस चार्ज स्पीशीज के पास होगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा किससे, प्रोटॉन से। लेकिन अगर प्लस चार्ज स्पीशीज के पास हो, कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, अगर प्लस चार्ज होगा तो फिर प्रोटॉन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन घटेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन घटेगा, जितना प्लस हो उतना घटा देना। तो 1 प्लस है तो 11 में से 1 घटा दो, कितना 10 इलेक्ट्रॉन। यानी समझा देंगे कि 1 मोल NH4 प्लस के पास कितना, 10 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल के पास। तो अगर 1 मोल के पास 10 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 2 मोल NH4 प्लस के पास कितना, 20 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल NH4 प्लस के पास कितना, 30 मोल इलेक्ट्रॉन। तो कितना था ऑप्शन 1 मोल में था, तो 1 मोल में कितना हो गया 10 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल में 10 मोल इलेक्ट्रॉन, आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन डी। 0.5 मोल ऑफ PO4 3-। तो जरा गौर से देखो PO4 3- में पहले प्रोटॉन, तो फास्फोरस के पास 15, एक ऑक्सीजन के पास 8, तो 4 के पास 32, 32 15 कितना हो जाएगा, तो 32 10 42 5 47 इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो माइनस चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ेगा किससे, प्रोटॉन से। तो 47 में 3 जोड़ दो, कितना 50। तो समझा देंगे कि 1 मोल PO4 3- के पास कितना, 50 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल के पास कितना 50 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल के पास 50 मोल है तो 2 मोल के पास 2 गुना 50, 3 मोल के पास 3 गुना 50, तो 0.5 मोल के पास कितना, तो लिखेंगे 50 इंटू 0.5 मोल इलेक्ट्रॉन। 50 पंचे 250, एक अंक बाद दशमलव दे दिए, यानी कितना 25 मोल इलेक्ट्रॉन। तब ऑप्शन के हिसाब से मैच करा देंगे। यानी अपना ए में आंसर आया 5 मोल इलेक्ट्रॉन ए में। बी में कितना आया है देख लो गौर से, बी में आया है 16 मोल इलेक्ट्रॉन, 16 मोल इलेक्ट्रॉन। सी में कितना आया है 10 मोल इलेक्ट्रॉन, 10 मोल इलेक्ट्रॉन। और डी में कितना आया है 25 मोल इलेक्ट्रॉन, 25 मोल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 5, यहाँ 16, यहाँ 10, यहाँ 25, सबसे ज़्यादा हो गया डी का 25 मोल इलेक्ट्रॉन। तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। समझ में आ रहा है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ K4FeCN का होल 6 कंटेनिंग 0.5 मोल ऑफ कार्बन एटम। बोलता है कितना मोल K4FeCN6 0.5 मोल कार्बन एटम को रखेगा। बोलता है K4FeCN के होल 6 कितना मोल ले ले, कितना मोल ले ले जिसके पास 0.5 मोल कार्बन का एटम हो। फिर से समझ लो, K4FeCN का होल 6 पूछ रहा है कितना मोल ले लेना चाहिए ताकि उसके पास 0.5 मोल कार्बन का एटम हो। तो जरा ध्यान दो, ये रहा K4FeCN का होल 6, जरा ध्यान दो, ये रहा K4FeCN का होल 6, ध्यान दो। यहाँ देख लो गौर से, ये 1 मोल है, 1 मोल है, क्या कुछ नहीं तो 1। तो 1 मोल K4FeCN के होल 6 में अगर पोटेशियम पूछेगा तो पोटेशियम बोलेंगे 4 मोल है, आयरन 1 मोल है, कार्बन 6 मोल है और नाइट्रोजन भी 6 मोल है, क्योंकि CN का होल 6 है, CN का होल 6 है यानी कार्बन भी 6 और नाइट्रोजन भी 6। तो 1 मोल K4FeCN के होल 6 में पोटेशियम है 4 मोल, आयरन है 1 मोल, कार्बन है 6 मोल, नाइट्रोजन है 6 मोल, यानी कितना मोल कार्बन एटम, 6 मोल कार्बन एटम।
तो आपको मोल पूछता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ K4FeCN का होल 6, ये मोल निकालना है K4FeCN का होल 6 कितना मोल ले ले ताकि उसके पास 0.5 मोल कार्बन का एटम हो। तो सोचो 6 मोल कार्बन एटम कितना में है, 1 मोल में। तो हम समझा सकते हैं कि सिंस 6 मोल कार्बन एटम इज present in 1 मोल K4FeCN का होल 6। ध्यान दो, 6 मोल कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन 1 मोल K4FeCN का होल 6। क्लियर है ना कि 6 मोल कार्बन का एटम 1 मोल में है। तो अगर 6 मोल कार्बन का एटम 1 मोल में है तो 1 मोल कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन 1/6 मोल K4FeCN का होल 6। कि 6 मोल कार्बन एटम प्रेजेंट है 1 मोल में, तो 1 मोल कार्बन एटम कितना में प्रेजेंट होगा, तो 1/6 मोल में। तो अपने पास कितना मोल चाहिए, 0.5 मोल। तो 0.5 मोल कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन 1/6 इंटू 0.5 मोल K4FeCN का होल 6। फिर से सीखो, ध्यान दो, तुमसे बोलता है कितना मोल K4FeCN का होल 6 ले ले ताकि उसके पास 0.5 मोल कार्बन एटम हो। तो मैंने सोचा कि K4FeCN के होल 6 का अगर 1 मोल है तो 1 मोल में कार्बन एटम कितना है, 6 मोल है। यानी इसका मतलब 6 मोल कार्बन एटम कितना में प्रेजेंट है, 1 मोल में। तो 6 मोल कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन 1 मोल K4FeCN का होल 6। तो 1 मोल कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन 1/6 मोल K4FeCN का होल 6। 0.5 मोल कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन 1/6 इंटू 0.5। यानी इसका मतलब ये हुआ, डेसिमल हटा दो तो हो जाएगा 5/60। 5/60 हो जाएगा, यानी 5 से ये हो जाएगा कितना, 12, यानी 1/12 मोल K4FeCN का होल 6 कि अगर 1/4 मोल 1/12 मोल K4FeCN का होल 6 ले तो उसमें 0.5 मोल कार्बन एटम होगा। तो 1/12 को भी डिवाइड कर दो, डिवाइड करके जल्दी से बताओ। अगर 1 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.083 मोल K4FeCN का होल 6 कि 0.083 मोल K4FeCN का होल 6 अगर ले तो उसके पास 0.5 मोल कार्बन एटम होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल ऑफ Mg3PO4 का होल 2 विल कंटेनिंग 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। बोलता है कितना मोल Mg3PO4 का होल 2 ले ले जिसके पास 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम हो। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से बना सकते हैं, बस पीछे क्वेश्चन के जैसा है कि पीछे क्वेश्चन में बोल रहा था कितना मोल K4FeCN का होल 6 ले ले जिसके पास 0.5 मोल कार्बन एटम हो, 0.5 मोल कार्बन एटम हो। यही क्वेश्चन था पीछे में। तो जैसे पीछे क्वेश्चन बनाया वैसे ही ये भी है कि कितना मोल Mg3PO4 का होल 2 ले ले जिसके पास 0.25 मोल ऑक्सीजन का एटम हो। तो जरा देखो Mg3PO4 का होल 2, जरा गौर से देखना है। अगर इसका 1 मोल है तो 1 मोल Mg3PO4 के होल 2 में कितना मोल मैग्नीशियम, 3 मोल मैग्नीशियम, कितना मोल फॉस्फोरस, 2 मोल फॉस्फोरस, और कितना मोल ऑक्सीजन, 8 मोल ऑक्सीजन। फिर से समझो, 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट यानी 1 मोल Mg3PO4 का होल 2 में 3 मोल मैग्नीशियम है, 2 मोल फॉस्फोरस है, 8 मोल ऑक्सीजन है। यानी यहाँ पर 1 मोल में कितना मोल है, 8 मोल ऑक्सीजन एटम 1 मोल में। तो आपको इसी का मोल निकालना है कि Mg3PO4 का होल 2 कितना मोल ले, ये कितना मोल लिया जाए मैग्नीशियम फॉस्फेट जिसके पास 0.25 मोल ऑक्सीजन का एटम हो। ठीक, तो हम समझा देंगे बस सीधा तरीका में कि सिंस 8 मोल ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ Mg3PO4 का
होल 2 कि 8 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है 1 मोल Mg3PO4 के होल 2 में, तो बोलेंगे 1 मोल ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट इन 1/8 मोल ऑफ Mg3PO4 का होल 2। तो इसका मतलब 0.25 मोल चाहिए। 8 मोल ऑक्सीजन एटम है 1 में, तो 1 मोल कितना में 1/8 में, तो 0.25 मोल। तो 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट इन 1/8 इंटू 0.25 मोल ऑफ Mg3PO4 का होल 2। कि इतना मोल ले लें अगर Mg3PO4 का होल 2, तो उसमें 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम होना चाहिए, यानी 0.25/8। अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 25/800। 25/800 अगर इसको भी सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 1/32 मोल ऑफ Mg3PO4 का होल 2। तो 1/32 मोल तो आंसर नहीं दिया, आंसर को मिलाना पड़ेगा। तो अभी डिवाइड करते हैं, 1/32 डिवाइड होकर कितना आ रहा है, जल्दी डिवाइड करो तो फिर आंसर आ जाएगा। तो 1/32 को अगर डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 0.03125, 0.03125 मोल ऑफ Mg3PO4 का होल 2। तो ज़रा गौर से देखो 0.03125, अगर इसको सॉल्व कर लें तो 0.03, देखो दशमलव का हम राइट जा रहे हैं, दशमलव का ये लेफ्ट हुआ, इधर जीरो की तरफ बढ़ेंगे तो लेफ्ट होगा, और ये डेसिमल का राइट है। तो डेसिमल का राइट अगर जाएंगे ना तो पावर माइनस में जाएगा, अगर डेसिमल के लेफ्ट में आ जाएंगे तो पावर प्लस में जाएगा। तो यहाँ डेसिमल का राइट जा रहे हैं, जितना राइट जाएंगे उतना पावर माइनस, जितना राइट जाएंगे। तो यहाँ डेसिमल का हम 2 पॉइंट राइट जाते हैं, 0.03 है तो 2 पॉइंट राइट जाते हैं, तो इसको लिखेंगे 3.125 इंटू 10⁻²। फिर से देखो डेसिमल का हम 2 पॉइंट गए, एकदम कैलकुलेशन से समझना है, 2 पॉइंट गए हैं, 2.03, 3.125 लिखे, 2 पॉइंट लिखे तो 10⁻² मोल ऑफ Mg3PO4 का होल 2। 3.125 इंटू 10⁻² मोल Mg3PO4 का होल 2, यानी करेक्ट आंसर ए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक क्वेश्चन फिर आपको घर से बनाने दे रहा हूँ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 विल कंटेनिंग 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन। कितना मोल CH4 के पास 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा। हम कितना मोल CH4 ले ले ताकि उसके पास 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन हो। तो जैसे वो तीनों क्वेश्चन था वैसे ही ये भी है, वो दोनों क्वेश्चन जो अभी बताया हैं। कितना मोल CH4 ले ले ताकि उसके पास 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन हो। तो सोचो, ये रहा CH4, प्रोटॉन कार्बन के पास 6, 4 हाइड्रोजन पास 4, तो 10, तो इलेक्ट्रॉन कितना 10। इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 मोल CH4 के पास कितना मोल इलेक्ट्रॉन, 10 मोल इलेक्ट्रॉन। सीधी बात, एकदम साधारण भाषा में कि 1 मोल CH4 के पास 10 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो बोलता है ये CH4 कितना मोल ले लिया जाए ताकि उसके पास 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन हो, 0.1 मोल। तो सोचो CH4 क्या 1 मोल के पास कितना है, 10 मोल इलेक्ट्रॉन। तो समझा देंगे कि सिंस 10 मोल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 1 मोल CH4, 10 मोल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कितना में, 1 मोल CH4 में। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 1/10 मोल CH4। इसका मतलब 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 1/10 इंटू 0.1 मोल CH4। फिर से समझो कि 1 मोल CH4 में 10 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो ये बोल रहा है कि इस CH4 का कितना मोल ले लें ताकि उसमें 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन हो। इस CH4 का कितना मोल ले ले ताकि उसमें 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन हो। तो मैंने सोचा कि 1 मोल में कितना है, 10 मोल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 10 मोल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1 मोल में। तो लिखा 10 मोल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 1 मोल CH4। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 1/10 मोल CH4। 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 1/10 इंटू 0.1,
यानी कितना, तो 1/100 मोल CH4। तो 1/100 मतलब क्या, तो 0.01 मोल CH4, 0.01 मोल CH4। इतना मोल अगर CH4 ले लेंगे तो उसके पास 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन रहेगा। आया कि नहीं समझ में? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ध्यान दीजिए नेक्स्ट, फाइंड चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चार्ज बताना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो ध्यान दो, पहले चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना, तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 4 इलेक्ट्रॉन पे कितना, तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना, तो 1 मोल को 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुना कर दो, हो गया। सिंपल बात। फिर से समझो, क्वेश्चन था फाइंड चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 मोल से गुना कर देना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 1 मोल को 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुना कर देंगे। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 मोल से गुना कर दिए। 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 मोल से गुना कर दिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 96,500 कूलम। इसको सॉल्व करोगे तो 96,500 कूलम, या इसी को बोलते हैं 1 फेराड, क्योंकि 1 फेराड बराबर होता है 96,500 कूलम। 1 फेराड बराबर 96,500 कूलम, क्योंकि चार्ज का खोज माइकल फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने किया था और उन्होंने अपने नाम पर रखा था कि 1 फेराड बराबर 96,500 कूलम। तो अगर कोई पूछेगा कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर बताना 96,500 कूलम या 1 फेराड। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन 96,500 कूलम या 1 फेराड। ध्यान दीजिए नेक्स्ट, फाइंड मास ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास। तो जरा गौर से देखो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास। तो पहले बोलेंगे मास ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम या 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 1 इलेक्ट्रॉन का मास। तो 2 इलेक्ट्रॉन का 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। 3 इलेक्ट्रॉन का 3 इंटू 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो हम लोग बोलेंगे मास ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन के मास को 1 मोल से गुना कर देंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम इंटू 9.1 इंटू 10⁻28 और इंटू 6.023 1 मोल, 6.023 इंटू 10⁻23। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम। ठीक, अगर इस डेसिमल को इसके इधर ला लें, दशमलव के लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा 0.55 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम इंटू 10⁻1। अगर इसको लिखेंगे तो 0.55 इंटू 10⁻3 ग्राम। तो यानी 0.55 इंटू 10⁻3 ग्राम बराबर कितना, 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम याद करो, 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻3 ग्राम। तो 10⁻3 ग्राम को 1 मिलीग्राम दिए, यानी 0.55 मिलीग्राम। तो अगर कोई पूछेगा मास ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का मास
तो ग्राम में बताना हो तो 5.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। अगर मिलीग्राम में बताना हो तो 0.55 मिलीग्राम, 0.55 मिलीग्राम। समझ में आया? तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग मोल बताएं तो शुरू में कि मोल 3 पार्ट में पढ़ते हैं। एक जगह पढ़ते हैं मोल का कैलकुलेशन सॉलिड के लिए, एक जगह पढ़ते हैं मोल का कैलकुलेशन गैस के लिए, एक जगह पढ़ते हैं मोल का कैलकुलेशन लिक्विड के लिए। तो सॉलिड के लिए यहाँ कंप्लीट है। अब हम लोग सीखेंगे मोल का कैलकुलेशन गैस के लिए और लिक्विड के लिए। एकदम छोटा छोटा होगा, ये सब बड़ा नहीं होगा, जल्दी जल्दी निकल जाएगा। ठीक, तो कल से सेकेंड पार्ट शुरू होगा मोल का, सेकेंड पार्ट जहाँ कैलकुलेशन होगा मोल का किसके लिए, गैस के लिए। ठीक, उसके बाद लास्ट में लिक्विड के लिए देखेंगे। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त वीडियो को पूरा देखो, मज़ा में देखो, स्किप ना करो, पूरा वीडियो देखोगे तब मज़ा आएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।